नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। अब आगे हम बात करते हैं कि हमने 296 सीटों पर चुनाव किया, चुनाव करवाया। यह चुनाव देखो ध्यान रखना 296 सीटों पे हमने चुनाव कराया, लेकिन ये चुनाव होता कैसे है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? ध्यान रखना यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये 296 सीटों पे जो चुनाव थे वो अप्रत्यक्ष अनुपातिक संक्रमणीय मत प्रणाली से होते हैं, क्योंकि जो प्रांतों की जो विधानसभा होती है वो चुन करके भेजते हैं 296 सदस्यों को। अब याद रखना इस बात में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं? कांग्रेस को कितनी प्राप्त होती है? 208। मुस्लिम लीग को कितनी प्राप्त होती है? मुस्लिम लीग को 73। वह अन्य दल को कितनी प्राप्त होती है? 15 सीटें। याद रखना यहाँ पे ध्यान योग्य यह बात है, 296 सीटों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से किस कहते हैं? प्रांतों में विधानसभाओं के द्वारा। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलों को 15 होती हैं। ये जब सीटें प्राप्त होती हैं तो अब इसमें ध्यान देना, गौर वाली सबसे कम किसकी थी? कि अगर हम प्रथम बैठक की बात करें, प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है कब? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। जब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है तो इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष को चुनते हैं हम, अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है इसमें? सचिंदानंद सिन्हा को हम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जब सचिंदानंद। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सचिंदानंद सिन्हा को हम किस आधार पर सुनते हैं? क्या इनका चुनाव होता है, या क्या ये मनोनीत होते हैं, या फिर संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग थे? ध्यान रखना ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी रूप से जब इसका अध्यक्ष चुना जाता है तो इस बात पर भी गौर देने वाली है कि जब प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक का बहिष्कार, प्रथम बैठक का बहिष्कार प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा होता है। प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग करती है। कारण था इसे पार्टिसिपेंट और संविधान सभा में सबसे कम इसकी संख्या थी। इस जब प्रथम बैठक में जब इसका बहिष्कार, प्रथम बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग करती है तो याद रखना यहाँ पर एक फेमस बातें होती हैं। किसके द्वारा? चर्चिल के द्वारा। किसके द्वारा? चर्चिल के द्वारा। चर्चिल के द्वारा वह क्या कहता है? प्रथम बैठक में चर्चिल के द्वारा कहा जाता है कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यह शब्द किसके थे? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। ये कौन थे? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। और कहां के थे? ब्रिटेन के। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इसके किसके ऊपर? प्रथम बैठक के ऊपर, जब मुस्लिम लीग प्रथम बैठक का क्या करती है? बहिष्कार करती है। अब ध्यान रखना प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्य कितने थे? उपस्थित सदस्य थे 211। कितने थे? उपस्थित सदस्य थे 211। रीजन था 73 तो कौन नहीं था? मुस्लिम लीग के नहीं थे। 93 जो देसी रियासत थी, देसी रियासत, यह अभी तक इनको यही नहीं, देसी रियासत जो तो 93 यह भी अनुपस्थित थी, क्योंकि यह अभी तक संविधान सभा की तरफ रुख ही, इन्होंने अपना रुख ही नहीं किया था देसी रियासत ने। और ध्यान रखना इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9। कितनी थी महिलाओं की? अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए
कि संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी, तब उत्तर आएगा 15। कितना आएगा? 15। कुल महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? कुल महिला तो थी 15। और अगर ये पूछे प्रथम बैठक में महिलाएं कितनी थी, तो 9। और प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 211। अगर चर्चिल के बारे में पूछा जाए, चर्चिल के बारे में पूछा था कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। चर्चिल ने क्या कहा था? यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इसके बाद में आता है हमारे पास कि दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। ये दूसरी बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है? दूसरी बैठक। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना लिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड भी थे। TT कृष्णमाचारी, ये थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष स्थायी रूप से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी है। और सेकंड कौन थे? TT कृष्णमाचारी। इस बार अब आगे हम बात करते हैं 13 दिसंबर, इस डेट को ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 को यहां पर क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में क्या पेश करते हैं? संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत करते हैं। तेरह दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखना, उद्देशिका क्या है? यह वही उद्देशिका है जिससे प्रस्तावना के शब्द लिए, मतलब जिससे प्रस्तावना बनी है। अगर हम कह सकते हैं कि उद्देशिका से क्या बनी है? प्रस्तावना। उद्देशिका से हमें क्या मिलता है? मतलब इसके बारे में हम अगर देखें कि भारतीय संविधान कैसा होगा, भारतीय लोगों के जो विचार, जो हमें संविधान का जो आईना, जो हमें ढांचा या प्रकृति उसकी कैसी होगी, वो सब कौन दर्शाता है? उद्देशिका दर्शाती है। कौन दर्शाता है? उद्देशिका। अब ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत की। क्या उसी दिन इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था? नहीं। ध्यान रखना, इसमें कई विद्वान जो बैठे थे उनका मत था कि जब तक मुस्लिम लीग या अन्य सदस्य उपस्थित नहीं हो जाते, इस उद्देशिका प्रस्ताव को हम सर्वसम्मति से पास नहीं करेंगे। अब सर्वसम्मति से कब पास हो जाती है, ये डेट भी ध्यान रखना, 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है। सर्वसम्मति से इसे संविधान सभा में क्या कर लिया जाता है? पास कर लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि उद्देशिका, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, उद्देशिका के बारे में पूछ लिया गया है कई बार डेट पूछ ली गई है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब उद्देशिका संविधान सभा के अंदर उद्देशिका को प्रस्तुत कब किया गया, तो आएगी डेट आएगी 13 दिसंबर 1946 को। अभी एसआई के एग्जाम में, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था उद्देशिका सर्वसम्मति से कब माना गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से क्या कर दिया गया था? संविधान सभा में पास कर दिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसके आगे अगर हम बात करें 3 जून
3 जून 1947। अगर हम बात करें माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना, ये योजना क्या थी? ध्यान रखना, माउंट बेटन एक ऐसी योजना थी जिससे भारत व पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। माउंट बेटन एक कौन सी योजना थी जिससे भारत व पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था? मतलब भारत व पाकिस्तान का क्या हुआ था? इसी से भारत व पाकिस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करते हैं। पाकिस्तान बंटवारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आती है तो भारत व पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता है तथा भारत पाकिस्तान की संविधान सभा का गठन भी किया जाता है। पाकिस्तान की क्या किया जाता है? संविधान सभा, संविधान सभा का गठन किया जाता है। मतलब गठन करने की घोषणा करते हैं, संविधान सभा के गठन की घोषणा घोषणा करते हैं। तो उसके बाद संविधान सभा में अपने सदस्य कितने रह जाते हैं, ये ध्यान रखना। माउंट बेटन योजना के बाद संविधान सभा में अपने सदस्य, कुल सदस्य कितने हो जाते हैं? 324। कितने सदस्य हो जाते हैं भाई? 324। ये बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना थी, भारत व पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में पाकिस्तान की संविधान सभा के गठन की घोषणा की जाती है। उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह जाते हैं? 324। अब इस बात पे ध्यान रखना, 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। यह ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास कर लिया जाता है। सर्वसम्मति से पास कर लिया जाता है। 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है, जिससे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है। और स्वतंत्रता अधिनियम पे हस्ताक्षर किसके होते हैं? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 के, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 भारत स्वतंत्रता अधिनियम पे क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। यह अधिनियम ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास कर दिया जाता है। भारत अब आजाद कब होगा भाई? ध्यान रखना, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है भाई? एक स्वतंत्र हो जाता है। अब ध्यान रखना, भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तब संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा गया था रिसेंटली। संविधान सभा में कितने सदस्य बच जाते हैं? 299। संविधान सभा में कितने सदस्य बच जाते हैं? 299। अभी ईओआरओ का एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसमें पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 299। 299 में अगर हम देखें 229 तो ये तो थे कहां से? प्रांतों से। और 70 थे देसी रियासतों से। देसी रियासतों से, ध्यान रखना इस बात का भी। 299 रह जाते हैं, 229 तो प्रांतों से और 70 क्या थे? देसी रियासतों से। ये संविधान सभा। अब इस बात पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को देश अपना स्वतंत्र हो जाता है। संविधान सभा में सदस्य संख्या हो जाती है 299, जिसमें 229 तो है प्रांतों से और 70 है देसी रियासतों से। यहां तक इससे आगे अगर हम चलें, हमारे देखो एक बात ध्यान रखना, प्रारूप समिति। एक बात पूछूं आपसे, एक क्वेश्चन यहीं पर आता है कि प्रारूप समिति का जो
योजना थी या प्रारूप समिति का जो ढांचा था वो किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगर ऑप्शन आए प्रारूप समिति का जो ढांचा था या प्रारूप समिति को किसने तैयार किया था, तो अगर हम बात माने तो किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू या टी कृष्णमाचारी? तो आंसर आना चाहिए बी.एन. राव। कौन आना चाहिए? बी.एन. राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन प्रारूप समिति का गठन या प्रारूप समिति का प्रारूप समिति को तैयार करना यह किसने किया था? बी.एन. राव ने। इस बात की ध्यान रखना, प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947 को। अब प्रारूप समिति के अंदर सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। प्रारूप समिति के अंदर अगर हम सदस्यों की बात करें तो कितने होंगे? 7। कितने सदस्य थे? 7। पहले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सेकंड हम माने कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैया लाल मुंशी, सॉरी, कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी। तीसरा माधवराव। चौथा गोपाल स्वामी अयंगर। पांचवा मोहम्मद सारदुल्ला। ठीक है, अगर यहीं पर लिखे हम छठा टी कृष्णमा चारी, टी कृष्णमा चारी। सातवां हम करें अलादी कृष्ण अय्यर। ध्यान रखो इस बात को। जैसे माधव राव थे, ये बी.एल. मित्र की स्थान लेते हैं। टी कृष्णाचारी थे, यह खेतान खेतान जी जिनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, उनका स्थान लेते हैं। अगर हम बात करें प्रारूप समिति या मसूदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। सॉरी, अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक ध्यान रखा, जैसे हम इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोल देते हैं, हम इसे मसूदा कमेटी बोल देते हैं, हम इसे, अब एक और ध्यान रखना, पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन पांडुलेखन एक अलग नाम है, अगर कई बार पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना। पांडुलेखन ये प्रारूप समिति को बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए पांडुलेखन समिति किसका रूप है, तो किसका रूप बताएंगे हम? प्रारूप समिति का। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना कि प्रारूप समिति की जो योजना जो थे वो कौन थे? बी.एन. राव। अच्छा, बी.एन. राव के बारे में अगर हम बात करें, बी.एन. राव ये संविधान के क्या थे? सलाहकार। संविधान के सलाहकार। अगर क्वेश्चन ये आ जाए संविधान सभा निम्न में से संविधान सभा के सदस्य नहीं है, निम्न में से संविधान सभा के सदस्य नहीं है, ऑप्शन में अगर ये दे दिया जाए कन्हैयालाल मुंशी, टी कृष्णाचार्य, बी.एन. राव, अलादी कृष्ण अय्यर, तो ध्यान रखना उत्तर क्या आएगा? बी.एन. राव। संविधान सभा या के सदस्य नहीं थे बी.एन. राव, यह सलाहकार थे।
ये एक मतलब आईसीसी एक गवर्नमेंट अधिकारी थे। ध्यान रखना इन्होंने अपने जो इंटरनेशनल हाई कोर्ट सॉरी इंटरनेशनल न्यायालय होता है उसके अंदर इन्होंने जज की कार्य किया। भारतीय सबसे प्रथम भारतीय यही थे, बीएन राव। इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। एक बात और ये थी कि अगर यहाँ पे आता है भीमराव अंबेडकर। देखो इसके बारे में भी हमें जान लेना बहुत अच्छी बात है। भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर अगर हम प्रारंभ में देखें तो संविधान सभा के ये सदस्य नहीं होते हैं। रीजन ये होता है कि ये बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। बॉम्बे से जब चुनाव लड़ते हैं तो वहां से क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। बॉम्बे से चुनाव लड़के ये क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। फिर यह चुनाव लड़ते हैं कहां से, बंगाल से, और बंगाल से यह चुनाव जीत जाते हैं। कौन, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में संविधान सभा के ये सदस्य के रूप में कार्य आते हैं। इनकी दो बुक है, भीमराव अंबेडकर की, ध्यान रखना दो बुक है, दोनों इंपॉर्टेंट है अगर आपको कई बार पूछ लिया जाए। एक तो है पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार, एक बुक तो ये है जो 1940 के अंदर ही प्रकाशित हुई थी। ध्यान देख कितने दूरदर्शी आदमी थे ये। भीमराव अंबेडकर की बुक आती है पाकिस्तान पे विचार, जो 1940 के अंदर ही प्रकाशित हो गई थी। इन्होंने बहुत सारी बातें उस कहा था कि पाकिस्तान किस आधार पे होगा, क्या होगा, ये 1940 में ही इन्होंने बता दिया था। दूसरी बात है हिंदुस्तान की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां। दूसरी बुक होती है इसकी हिंदू धर्म की पहेलियां। ये दोनों बुक आप ध्यान में रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। इसके बारे में आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद। जय राम जी की।